बिहार में झरनी नृत्य मुस्लिम समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है। बिहार में झरनी नृत्य लोक मुस्लिम समुदाय का यह मुहर्रम के समय आयोजित किया जाता है। झरनी नृत्य मुहर्रम के समय आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक शोक गीत गाते हैं। झिझिया नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। झिझिया दुर्गा पूजा के अवसर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। विद्यापति नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। विद्यापति नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। धोबिया नृत्य बिहार के भोजपुर क्षेत्र के धोबी समाज का जातिगत नृत्य है। भोजपुर क्षेत्र के धोबिया नृत्य बिहार के भोजपुर क्षेत्र के धोबी समाज का जातिगत नृत्य है, जो कि उनके द्वारा विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर सामूहिक रूप से किया जाता है। जोगीड़ा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। जोगीड़ा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण गंगा के मैदान में पटना, गया, भोजपुर, रोहतास आदि क्षेत्र है। यह मैदान छोटा नागपुर पठार का उत्तरी विस्तृत भूभाग है। गया में प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन की पहाड़ियां तथा जहानाबाद स्थित बराबर की पहाड़ियां हैं। बराबर की पहाड़ी की औसत ऊंचाई 230 मीटर है। बराबर की पहाड़ी का औसत ऊंचाई 230 मीटर है। नालंदा के दक्षिणी छोर पर राजगीर की पहाड़ियां हैं। गिरिध गिरिधकूट पहाड़ी की ऊंचाई 446 मीटर है। गिरिधकूट पहाड़ी की ऊंचाई 446 मीटर है। नालंदा के दक्षिणी छोर पर राजगीर की पहाड़ियां हैं। बराबर की पहाड़ी की औसत ऊंचाई 230 मीटर है। गया में प्रेतशिला, रामशिला तथा जेठियन की पहाड़ियां तथा जहानाबाद स्थित बराबर की पहाड़ियां हैं। गया में प्रेतशिला, रामशिला तथा जेठियन की पहाड़ियां हैं और जहानाबाद में बराबर की पहाड़ियां हैं। बरौनी तेल शोधा कारखाना भारतीय तेल निगम की इकाई है। बरौनी तेल शोधा कारखाना भारतीय तेल निगम की इकाई है। इसकी स्थापना रूस और रोमानिया के सहयोग से की गई थी। यह 1964 में कार्यरत है। बरौनी रिफाइनरी ISO 14001 से मान्यता प्राप्त है। हल्दिया बरौनी क्रूड पाइपलाइन को 1999 में चालू किया गया। यह तेल शोधक अपनी कल्याणकारी योजनाएं और सामुदायिक विकास के लिए विकासात्मक गतिविधियां चला रही है। पटना 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 प्रमंडल में पटना प्रमंडल में नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर आता है। मुंगेर में लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। मगध में गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद। तिरहुत में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 का डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया। ओडिशा में स्वदेशी भाषाओं की उन्नति के लिए भारतीय शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा ने बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना से विश्व मातृभाषा पुरस्कार प्राप्त किया। ओडिशा में स्वदेशी भाषाओं की उन्नति के लिए भारतीय शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा ने बांग्लादेश में ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना से विश्व मातृभाषा पुरस्कार प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण CD देशमुख के द्वारा किया गया है। मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण CD देशमुख के द्वारा किया गया है। मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम चिंतामन देशमुख स्टेशन है। CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में मुंबई इंडियन की टीम विजयी टीम बनी। महिला प्रीमियर लीग WPL का यह पहला सत्र था। मुंबई इंडियन का महिला टीम में फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। मुंबई इंडियन टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी। मुंबई इंडियन टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी। एक परमाणु की प्रथम परमाणुकीय त्रिज्या का सही पद नाभिकीय केंद्र में बाह्यतम केंद्रों के बीच दूरी परमाणुक त्रिज्या कहलाती है। यवनारंभ पर विष्णु का कार्य नहीं है। अपरा
अपरा का विकास एवं अस्टिट्यूड का शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव किया जाता है। वृषण कोश में वृषण स्थित रहता है या शरीर के बाहर स्थित रहता है। इसका तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वृषण से स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ट्यूनर प्रेरित करता है। कोलाइड गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं करता है। कोलाइड का गुण निम्नलिखित है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। बाह्य बल से मुक्त होने पर भी स्थिर नहीं होते। कोलाइड के कणों का आकार व्यास में 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर के बीच होता है। इंसुलिन हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। डायबिटीज ऐसी अवस्था है जिसमें अग्नाशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है, जिससे शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता है। अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज डायबिटीज आयोग की स्थापना 1997 ईस्वी में हुआ था। इंसुलिन का आविष्कार 1921 में कनाडा के वैज्ञानिक बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन का आविष्कार इंसुलिन का आविष्कार कनाडा के वैज्ञानिक बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था 1921 में। रक्त शर्करा 130 मिलीग्राम डेकालीटर तथा खाना खाने के बाद रक्त शर्करा 230 मिलीग्राम डेकालीटर अधिक हो तो व्यक्ति डायबिटीज की पुष्टि हो जाती है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेट्टक की बहन थी। महावीर के पिता सिद्धार्थ कुंडग्राम के प्रधान थे। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक के कुल में हुआ था। महावीर 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग कर सन्यासी बन गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। सम्यक सम्यक संकल्प दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। वह खीवा देश का रहने वाला था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित एवं धर्मशास्त्र में भी रुचि रखता था। इन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वाराह मिहिर की रचनाएं उल्लेखनीय हैं। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद किताब उल हिंद की रचना की थी। इस पुस्तक को 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। तहकीक-ए-हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम एडवर्ड सी सचाऊ ने अल-बरूनी इंडिया के नाम से किया। इसका हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को उत्पादन का 50% कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी अधिकतम भू राजस्व लेने वाला मुस्लिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी अधिकतम भू राजस्व लेने वाला मुस्लिम शासक था। इन्होंने अधिकतम खालसा भूमि शाही का प्रयोग किया। अलाउद्दीन ने हिंदू जमींदारों से धन, संपत्ति और विशेषाधिकार छीन लिया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सर्वोच्च विभाग संगठन दीवान ए रियासत की स्थापना अलाउद्दीन ने किया। इनके इनके एक सेनापति का नाम मलिक काफूर था, जिन्हें दक्षिण भारत विजय का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने भूमि की पैमाइश करा कर लगान निर्धारित किया था। इनके द्वारा दो नवीन कर, घराई कर और चराई कर लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक पृथक दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1,80,000 दास था। दीवान ए बंदगान का गठन उनकी देखभाल के लिए की गई। इन्होंने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमान व अनाथ विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। फिरोज शाह तुगलक शरीयत के अनुसार शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। फिरोज शाह तुगलक इस्लाम कानून के विरोध में हिक्स अल सर्व कर वसूल किया। नहर निर्माण करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक गियासुद्दीन तुगलक था। नहर निर्माण करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक गियासुद्दीन तुगलक था। निर्धन मुसलमान लड़कियों का सामूहिक विवाह की भी व्यवस्था फिरोज शाह ने किया था। भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण इनके शासनकाल में ही हुआ। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली
शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। इन्हें भारत में पुर्तगाली राज्य के स्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क की पहली सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गोवा पर अपना अधिकार करना। 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुदायिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित की गई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली संख्या में वृद्धि करने के लिए अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। हिंद महासागर से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली भी करने लगे। दादा भाई नौरोजी को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 93 और 1906 ईस्वी में अध्यक्ष भी रहे हैं। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार की शुरुआत की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिशम्बरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हुआ। 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें स्वदेशी प्रस्ताव लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ। सर सैयद अहमद खां भारत में मुसलमानों में नव जागरण के जनक हैं। सर सैयद अहमद खां महात्मा गांधी ने दांडी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में भारतीय संविधान समिति बनाया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। भारतीय संविधान समिति मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 ईस्वी में बनाया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती से प्रारंभ की थी। गांधी जी ने 12 मार्च 1900 दांडी यात्रा शुरू किया था। 78 समारोह में दांडी यात्रा शुरू की थी। 24 दिन में लगभग 240 मील 385 किलोमीटर की यात्रा थी। 6 अप्रैल को गांधी समूह प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाकर कानून तोड़ा। नमक कानून गांधी जी ने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च और मुसोलिनी के मिलान से रोम मार्च से की है। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जे.एल. नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने का अधिकार दिया गया। गांधी जी ने यंग इंडिया में वायसराय इरविन से 11 सूत्रीय मांग रखी। इस पर इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया। गांधी जी ने इस संदर्भ में कहा था कि मैंने रोटी मांगा था लेकिन बदले में पत्थर मिला। गांधी जी ने इस संदर्भ में कहा था कि मैंने रोटी मांगा था लेकिन बदले में पत्थर मिला। पंचायती राज विषय को राज्य सूची में सम्मिलित रखा गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा क्रमशः स्थानीय शासन, पंचायती राज, ग्रामीण तथा शहरी स्वशासन राज्य सूची में सम्मिलित है। बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर पंचायती राज की स्थापना करने की सिफारिश की। 7वीं अनुसूची में 3 विषयों को शामिल किया गया है: संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। राज्य सूची पर विधानसभाओं का कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मतभेद होने पर केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। संघ सूची और अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। प्रस्ताव में अब तक एकमात्र संशोधन किया गया है। प्रस्तावना को प्रारंभ में संविधान का भाग नहीं माना जाता था। 1973 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय के केशवानंद वाद में माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। 1960 के बेरुबारी वाद में प्रस्ताव को
संविधान का भाग नहीं माना गया था। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों का कोई अपना धर्म या पंथ नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकार धर्म या पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में मध्य किया गया है। इसे संविधान में कल्याणकारी राज्यों को संकल्पना के उद्देश्य से किया गया। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रभावित भारत शासन अधिनियम 1935 है। किसी देश विशेष में सर्वाधिक प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन के बाद सबसे अधिक प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के शक्ति और अधिकार, न्यायिक समीक्षा, वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति और आदि प्रावधान लिया गया है। संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में वर्णित है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय आपात 352, शासन राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लागू किया गया। 62 में हुआ, 61 में हुआ और 1975 में हुआ। राज्य में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने का कर्तव्य राज्य सरकार को है। संघीय प्रदेश में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर मौलिक अधिकार के किसी भी प्रावधान को लिखित अधिसूचना द्वारा समिति या निलंबन कर सकते हैं। जहांगीर के समकालीन इतिहासकार महसीन फानी थे, जिसने पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिश्ताने मजाहिब की रचना की। इस ग्रंथ में अलग अलग धर्मों का तुलनात्मक वर्णन मिलता है। इसी में पहली बार अकबर के दीन इलाही को एक नए धर्म की संज्ञा दी गई। जहांगीर का आत्मकथा तुजू के जहांगीर है। जहांगीर का आत्मकथा तुजू के ए जहांगीरी है। तुजू के जहांगीरी को पूरा मौतबिंद खान ने किया। पूरा मौतबिंद खान ने किया। अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार को एक प्रांत का दर्जा 1580 ईस्वी में अकबर ने बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया। बिहार के प्रारंभिक सूबेदारों में मान सिंह सबसे प्रसिद्ध सूबेदार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। नेशनल कांग्रेस की दूसरी बैठक 1885 में आयोजित हुई थी। पहली बैठक 1883 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में योग के द्वारा हुआ। जिसे 72 प्रतिनिधियों ने भाग ली। इसका आयोजन बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई। पहले आयोजन पूना में होना था, किंतु हैजा फैल जाने के कारण वहां नहीं हुआ। पहले पूना में होना था, पूना में। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भुवनेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरे कांग्रेस अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। हिमालय श्रेणियों में वृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी सबसे नवीनतम हिमालय का भाग है। वृहत लघु शिवालिक हिमालय श्रेणी का विकास टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर, वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्र में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, वृहत हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य उप हिमालय, शिवालिक। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रीटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था। ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। इंद्रावती दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 592 किलोमीटर है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, जिसकी सहायक नदी है बराकर, जमुनिया, बरकी आदि। दामोदर नदी अंत में हुगली नदी में मिल जाती है। एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई है। इसे बंगाल का अशोक दामोदर नदी कहते हैं।
डीवी सी दामोदर घाटी निगम आधारित है 1948 में। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। बांग्लादेश से बांग्लादेश के साथ है सीमा 4,096 किलोमीटर, चीन के साथ 3,488, पाकिस्तान 3,333 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1,751, म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर और भूटान के साथ 699, अफगानिस्तान के नहीं सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगता है जो POK के नाम से जाना है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को ऑटोट्रॉफ स्वपोषक कहते हैं। पोषण की दो विधियां, स्वपोषण और परपोषण। मृत जीवी परपोषण तीन प्रकार का, मृत जीवी परजीवी एवं प्राणी सम पोषण। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में वर्ष 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में वर्ष 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल रियो प्लस 5 सम्मेलन में भी कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल को रियो प्लस 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। इस प्रोटोकॉल में वर्ष 1990 के ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में 5% की कटौती करना तय किया गया था। संधि 2005 में लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल संधि ओजोनोत्तरी परत बचा। पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। इसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह संधि 1989 से लागू हुआ। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। इसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन या प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह ओजोन परत O3 को बचाने के लिए 16 सितंबर 1987 बॉन सम्मेलन को सर्वाधिक उपस्थिति वाला कॉप सम्मेलन माना जाता है। ओजोन परत का बढ़ना पर्यावरणीय ओजोन यानी पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ओजोन की सांद्रता किसमें मापी जाती है? डॉप्सन इकाई में। किसमें मापी जाती है? डॉप्सन इकाई में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है गैस कौन है? CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ओजोन O3 में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो O3 कौन सा जिम्मेदार है? O3 जिम्मेदार। चलिए हम लोग कुछ हिंदी और इंग्लिश। टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर। इलेक्ट्रिक गैजेट्स ने घरेलू कार्यों को सुविधाजनक आसान बना दिया है। DROWSY ड्रोबसी मतलब निद्रालु, नॉट कम्प्लीटली अवेक नर्वस घबराया हुआ। वाइटलाइज्ड मतलब ऊर्जान्वित किया हुआ। ट्रांसिएंट क्षणिक अल्पकालिक। ट्रैप जाल जाल या जाल में फंसाना। ट्रांसफॉर्म परिवर्तन करना। ट्रांसमिट प्रसारित करना। पेशेंट का हॉस्पिटल से नाम काटने अथवा हॉस्पिटल से छोड़ने का अर्थ डिस्चार्ज शब्द का प्रयोग किया जाता है। दंत उच्चारण दंत तालव्य मूर्धन्य दंतोष्ठ। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको विपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है उसके लिए विधुर। जिस महिला का पति मर चुका है विधवा। जो नायक नायिका से विमुक्त होने पर दुखी हो उसके लिए एक शब्द है वियोगी। जो नायक नायिका से विमुक्त होने पर दुखी हो उसको वियोगी। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक है अध्यूढ़ा। अध्यूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द है अध्यूढ़ा। पलंग शब्द का तत्सम पर्यक है। पलंग फारसी भाषा का शब्द है पलंग। तत्सम शब्द का संधि विच्छेद तत्पलसम जिसका अर्थ होता है एक समान। जिन पंक्तियां जिन व्यक्तियों में समानार्थक शब्द लटानुप्रास अलंकार। लटानुप्रास अलंकार यमक के ठीक उल्टा होता है। इसमें मात्र शब्दों की आवृत्ति न होकर तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। लटानुप्रास अलंकार का उदाहरण पंकज तो पंकज मृगांक भी मृगांक रीपे मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास का प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है और अंतिम पद जो होता है वो संज्ञा होता है। द्विगु समास त्रिफला त्रिभुज कर्मधारय प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है।
तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण छह है। जिन वर्णों का उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। तालव्य वर्ण है ई, च, छ, ज, झ, इं, या, स। ये सब। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण ठ है। शायद आज आप ज्यादा व्यस्त है, इस वाक्य में ज्यादा परिमाणवाचक विशेषण है। मुख के छह भाग हैं, इन्हीं छह भागों से वर्णों का उच्चारण होता है। मुख के छह भाग हैं। परिमाणवाचक जिससे परिमाण का बोध होता है। परिमाणवाचक जिसमें पांच गो बोध है। पर्याप्ति बोधक, तुलनात्मक बोधक, क्रम बोधक, अधिक्य बोधक, न्यूनता बोधक। आलोक का विलोम शब्द तिमिर है। लोक का विलोम शब्द परलोक। ज्वलन का विलोम शब्द समन। तीक्ष्ण का विलोम शब्द कुंद। बड़बोला का विलोम शब्द गुमसुम। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना है? 11। हिंदी में कुल 52 वर्णमाला है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, द्वितीय व्यंजन की संख्या 2 और अनुवाह की संख्या 2 है। अनुस्वार और विसर्ग। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार, तो वहां यमक अलंकार होता है। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार को अर्थ अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों का रज्जन होता है, उसे उभयालंकार के रूप में जाने जाते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द है दंडनीय। जिसके पास देने के लिए कुछ भी न हो, उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। जिसके पास देने के लिए कुछ भी न हो, उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। जो क्षमा पाने योग्य है, इसके लिए एक शब्द है क्षम्य। जो क्षमा पाने योग्य है, उसके लिए एक शब्द है क्षम्य। तीन लोकों को जानने वाले के लिए एक शब्द है त्रिकालज्ञ। खाद उपमा का प्रयोज्य शब्द नहीं। उपमा करने प्रयोज्य शब्द तस्बीह, समता, सदृश्यता। चम चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ है बहुत कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ है बहुत कंजूस होना। बंदर बांट। बंदर बांट मुहावरे का अर्थ है किसी वस्तु के वितरण में घोर अनियमितता। बंदर बाट, बंदर बाट, बंदर बाट। बंदर बाट का अर्थ है किसी वस्तु के वितरण में घोर अनियमितता। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब प्रत्यक्ष को भागते भूत की लंगोटी भली, मतलब बचे हुए धन को अधिक समझना। भागते भूत की लंगोटी भली। भागते भूत की लंगोटी भली मतलब बचे हुए धन को अधिक समझना। तिरस्कार का अर्थ है अनदेखी करना, उपेक्षा करना, अस्वीकार करना। भागते भूत की लंगोटी भली। गरुड़ शब्द का प्रयोग खगेश है। गरुड़ का धन्य पर्यायवाची शब्द है पन्ना गारी, पूरा गारी, हरियाण वतने सब। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र पता लगाना। दांत पीसना मुहावरे का अर्थ है क्रोध प्रदर्शन करना। दांत निपोरना मुहावरे का अर्थ है गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना। दांत निपोरना, दांत निपोरना। दांत से दांत बजना मतलब बहुत जाड़ा पड़ना। दांत पीस कर रह जाना मुहावरे का अर्थ है क्रोध पी कर रह जाना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र का पता लगाना, उम्र का पता लगाना। क्रोध, दांत पीसना मुहावरे का अर्थ है क्रोध प्रदर्शन करना। दांत निपोरना मुहावरे का अर्थ है गिड़गिड़ाना। दांत से दांत बजना मुहावरे का अर्थ है बहुत जाड़ा पड़ना। दांत पीस कर रह जाना मुहावरे का अर्थ है क्रोध पी कर रह जाना, क्रोध पी कर रह जाना।